it's time to move on to the elongation phase. I think that is the next thing that we need to discuss, the elongation phase. So जो आपका elongation phase है basically, again it is almost the same as that in the prokaryotic transcription, but यहाँ पे कुछ major differences अगर आपको हैं तो वो मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही एस्केप होएगा, प्रोमोटर एस्केप जैसे ही होता है, आपको पता ही है कि जो आपके सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हैं ये सब पीछे रह जाएगा, राइट. सिर्फ आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा. ओके. और यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल जो आपका जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन जो है इलोंगेशन फेज बेसिकली आपका आता है, तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी आ जाएंगे जिनको हम बेसिकली हम सिंपल टर्म्स में मैं उनको बोलूँगा इलोंगेशन फैक्टर्स. और इलोंगेशन फैक्टर्स कुछ हैं आपके जो मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन जिनको देना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल आपके पास TG2S है, spt5 भी है आपका यहाँ पे. ये कुछ ऐसे यू कैन से दीज आर द प्रोटीन्स बेसिकली जो कि इलोंगेशन फैक्टर हैं, बट इनका एक्चुअली में ये आरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है. मैंने आपको बताया था कि इलोंगेशन के बीच में और इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बीच में आपकी आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे कि कैपिंग, राइट, और पॉलीएडेनाइलेशन जो कि टर्मिनेशन के एक्चुअली यू कैन से कि जस्ट बाद या उस टाइम पे हो जाती है जब आपका पॉली ये सिग्नल आता है, राइट. इसको अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारे जो हैं ये आपके CTD पे होंगे. TG2S spt जो हैं ये बेसिकली आरएनए प्रोसेसिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए प्रोसेसिंग के जो एंजाइम्स हैं वो यूजुअली CTD पे रिक्रूट किए जाते हैं. कारण है कुछ, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका DNA है, राइट, एंड लेट्स से कि इसके ऊपर आपका ये आरएनए पॉलीमरेज चल रहा है, और ये आपके आरएनए पॉलीमरेज की CTD टेल है. टेल काफ़ी लंबी होती है. मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो टेल है आपकी, CTD है आपकी, ये छोटी नहीं है, राइट. एक्चुअली में डायग्राम्स में ये दिखा नहीं सकते इसको, बट एक्चुअली में ये बहुत लंबी होती है. 7 times लॉन्गर एक्चुअली देन द आरएनए पॉलीमरेज. मतलब जितना आपका आरएनए पॉलीमरेज है उससे 7 गुना लंबी आपकी CTD होती है. आई थिंक 700-800 एंगस्ट्रॉन के आसपास आपकी इसकी लेंथ होती है. नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर कितनी, लेकिन आई थिंक 700 to 800 एंगस्ट्रॉन की आपकी इसमें लेंथ आपको देखने को मिलेगी, राइट. और इसमें खासियत ये भी है कि जो आपका आरएनए एग्जिट चैनल है, फॉर एग्जांपल ये आपका आरएनए है जो आ रहा है, जो अभी बन के जस्ट निकला है, तो CTD जो है जस्ट आरएनए एग्जिट चैनल के पास प्रेजेंट होती है. तो इसकी वजह से जो आपके ये आरएनए प्रोसेसिंग वाले एंजाइम हैं ये आपके CTD पे ही रिक्रूट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ आपका, आई थिंक नहीं वो CTD पे नहीं होगा, आई थिंक उसकी पोजीशन जो है वो क्लोज टू पॉलीमरेज है. उसको एक और आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, PTEFB. जो आपका PTEFB है ये बेसिकली रिक्रूट पॉलीमरेज ही करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटर्स का यूज करके, अगेन, राइट, रिक्रूटेड बाय एक्टिवेटर्स. ऑन आरएनए पॉलीमरेज. जो आपका PTEFB है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपके यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोसेस को बीच में ना छोड़े, ट्रांसक्रिप्शन को बीच में ना छोड़े. फॉर एग्जांपल और भी हैं, जैसे कि आपके पास आई थिंक एक होता है TATSF1, ये भी आपका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. अगेन बेसिकली इसको रिक्रूट करता है आपका PTEFB, यही इसको रिक्रूट करेगा, और बेसिकली सेम थिंग है, राइट. और spt5 का भी आई थिंक सेम लगभग वैसा ही रोल है. spt5 जो है आपका एक्चुअली दिस इज अ यूनिवर्सल इलोंगेशन फैक्टर. यूनिवर्सल इलोंगेशन फैक्टर इट मीन्स कि आपका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज कोई भी हो, राइट, वहां पे आपको ये देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, नॉट ट्रांसक्रिप्शन. ये है आपका एक यूनिवर्सल इलोंगेशन फैक्टर. ये आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा यहाँ पे. और बेसिकली यू कैन से ये कुछ इस तरीके से बाइंडिंग करते हैं इनकी कि जो spt5 है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास TG2S है, ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बैक्टीरिया के केस में spt5 के जैसा ही एक बताया था जिसको NUSG बोलते हैं, इलोंगेशन फैक्टर है बेसिकली. और ये अगेन इनका काम क्या होता है कि ऑब्वियसली TG2S और spt5 आरएनए प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं,
बट और भी फंक्शन है। हालांकि इसमें PTEFB जो है आपका, वो यहाँ पे फोस्फोराइलेशन करवाता है, राइट। जो आपकी CTD है इसके ऊपर फोस्फोराइलेशन करवाता है आपका PTFB, और जो वो फोस्फोराइलेशन है वो डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेज चल रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कैपिंग है, इलोंगेशन है, स्प्लाइसिंग है, क्या चल रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से आपके काम करते हैं। बट अगेन और भी आई थिंक, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ तो एक ELL फैमिली भी मेरे को याद आ रही है, राइट। ये भी एक फैमिली ऑफ यू कैन से इलोंगेशन फैक्टर्स है, जिनका काम यही है कि बेसिकली कि एंजाइम रुके ना, राइट। तो ये काफ़ी सारे हैं ऐसे, इनमें से कुछ RNA प्रोसेसिंग करते हैं, PTFB जैसे ये फोस्फोराइलेशन करता है, P से मतलब फोस्फोराइलेशन। ये TAT-S51 की भी रिक्रूटमेंट करवाएगा बेसिकली। एंड ELL फैमिली जो है वो भी ये इंश्योर करती है कि आपका जो इलोंगेशन चल रहा है वो रुके ना, बीच में पॉजिंग ना हो। और अगेन ELL फैमिली जैसा एक और भी है, TF2S बोलते हैं इसको, सेम फंक्शन, राइट। इंश्योर्स की कोई पॉजिंग ना हो। सो एक्चुअली लेट्स मेंशन दैट ये जो दो हैं आपके, जस्ट अ सेकंड, ये आपके इंश्योर करते हैं, इंश्योर्स नो पोजिंग, कि आपकी जो RNA पॉलीमरेज जो चल रहा है उसके अंदर कोई पोज ना आए इलोंगेशन के दौरान, राइट। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S है, जब इसका बेसिकली आई थिंक जब भी ये बाइंड करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज के साथ, तो जो पोजिंग है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो अगेन दैट इज द सेम थिंग। और इसमें से spt5 है ना, इसका एक spt5 का एक और भाई भी होता है, जो कि इलोंगेशन फैक्टर में ही ओबियसली यूज होता है। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि DNA हमारा ऐसा सीधा सीधा नहीं है। इफ़ आई हैव टू मेक इट, लेट मी जस्ट गिव मी मिनट। सो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक डायग्राम यूज़ करना चाहूँ, आसानी हो जाती है। नहीं तो आपको, आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर ऐसे गया हुआ है, तो RNA पॉलीमरेज को काफ़ी दिक्कत आएगी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम। तो इसलिए यहाँ पे एक डाइमर को, दो डाइमर है यहाँ पे, एक एरा, एक डाइमर को हमने निकाल लिया है, दूसरा वहीं पे। तो इससे ये क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग है DNA की, ये लूज हो जाएगी, राइट। और लूज होने की वजह से यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है वो आसानी से इसको क्रॉस करके जा सकता है। ओके, ये चीज़ है आपके पास। और बेसिकली यहाँ पे ये होने से आपका जैसे ही RNA पॉलीमरेज मान लीजिए कि यहाँ से करके आगे बढ़ जाता है, उसमें क्या बाद क्या होगा कि आपका जो spt6 है वो आएगा और spt16 अगेन इसको वापस से रिस्टोर कर देगा, राइट। तो यहाँ पे इसको टेम्परेली रिमूव करना है H2H2B डाइमर को, वो यहाँ पे होता है। 8 हैं, तो बेसिकली इनका आपके पास डाइमर प्रेजेंट है यहाँ पे, और उसके पास 2 H3 हैं और 2 H4 है, कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। तो इसलिए 8 सब यूनिट आपकी, 8 ऑक्टामर बोलते हैं हम इसको। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है आपका, जिसको हम न्यूक्लियोसोम भी बोल सकते हैं बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। इसके साथ साथ अगेन मैं एक चीज़ काफ़ी बार मेंशन करता आ रहा हूँ कि आपकी जो टेल है इसकी फोस्फोराइलेशन होगी, तो वो भी देखिए, आइए देखते हैं कि कैसे होती है इसकी फोस्फोराइलेशन टेल की। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, अलग अलग सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल RNA पॉलीमरेज की ये हेप्टाइड रिपीट्स हैं, अगेन ये सेम सीक्वेंस है, राइट। सेरीन प्रोलीन थ्रियोनिन, सेरीन प्रोलीन थ्रियोनिन, ओके। और यहाँ पे कैसे होती है बेसिकली, तो ये हेप्टाइड रिपीट्स हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्री इनिशिएशन में है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये मैंने जो डायग्राम है ये आपकी उससे लिया है बुक से, वाटसन से। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप प्री इनिशिएशन में है, कॉम्प्लेक्स में है, तो किसी भी हेप्टाइड रिपीट पे कहीं भी कोई भी फोस्फोराइलेशन नहीं हो रही है, राइट। लेकिन जैसे ही आप प्रमोटर एस्केप आपको करना है ना, प्रमोटर एस्केप जैसे ही आपको करना होता है, तो सेरीन 5 के ऊपर फोस्फोराइलेशन कर दी जाती है, राइट। सेरीन 5 की फोस्फोराइलेशन देखते ही आपके कैपिंग एंजाइम्स आके जुड़ जाएंगे। ये देख रहे हैं आपको कैपिंग एंजाइम्स, ये आके कहाँ जुड़े हैं, क्योंकि प्रमोटर एस्केप हो चुका है, इसका मतलब इलोंगेशन आ चुका है, आपके कैपिंग एंजाइम्स आके जुड़ जाएंगे यहाँ पे, राइट। कैपिंग एंजाइम्स का काम क्या है, RNA की कैपिंग करवाना, राइट। वो अभी हम देखते हैं। इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल अगेन जब फोस्फोराइलेशन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप सेरीन 5 से इसके साथ साथ सेरीन 2 की भी फोस्फोराइलेशन करवा दी जाती है, तो उसके बाद आ जाता है बेसिकली आपका इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज पे आपके और भी सारे
फॉर एग्जांपल जो स्प्लाइसिंग के हैं और जो पॉलीएडेनाइलेशन के हैं, वो जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपकी चलती है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये दिखाना जो है वो ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका। और आई थिंक मैंने बताया नहीं है, जो आपका SP5 है वो आपका कैपिंग में आई थिंक यूज़ होता है, और जो TG2S है वो आपका यूज़ होता है उसमें स्प्लाइसिंग और पॉली में, राइट। सो कुछ इस तरीके से ये आपका काम करता है। पॉलीएडेनाइलेशन में बेसिकली आपका जो दो होते हैं आई थिंक, CPSF और CSTF आई थिंक, क्लीवेज के लिए बेसिकली। तो कोई बात नहीं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं अब इसके बाद। अब होगा आपका जो प्रोसेसिंग है, बेसिकली RNA प्रोसेसिंग। दो हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें होगी आपकी कैपिंग, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपका जो पॉलीएडेनाइलेशन है। स्प्लाइसिंग और RNA मॉडिफिकेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट RNA प्रोसेसिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो RNA प्रोसेसिंग है, इसमें हम दो प्रोसेसेस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिंग एंड पॉलीएडेनाइलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद कैपिंग, राइट। सो कैपिंग यूजुअली जैसे बेसिकली आपके जो SP5 मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एक इलोंगेशन फैक्टर है SP5। SP5 का यहाँ पे रोल है कैपिंग के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो आपका सेरीन 5 है हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स में, जैसे उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगी, प्रमोटर एस्केप होगा, उसके जस्ट बाद कैपिंग हो जाती है, राइट। बेसिकली जैसे ही आप इलोंगेशन फेज में एंटर करते हैं, क्योंकि जो आपका 5 प्राइम एंड है RNA का, वो पहले बाहर आएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 5 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड जो है वो सबसे आखिर में बाहर आता है। सो RNA प्रोसेसिंग में सबसे पहले यहाँ पे कैपिंग है 5 प्राइम पे बेसिकली। सो इसको हम बेसिकली आप इसको 5 प्राइम कैपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओबियसली ये RNA के mRNA के अंदर हो रही है ये ओबियसली। सो ये 5 प्राइम एंड ऑफ जो mRNA है, वहाँ पे आपको कैपिंग जो है वो देखने को मिलेगी। सो नाउ मूविंग ऑन विद कैपिंग, इलोंगेशन फैक्टर जो है आपका SP5 क्या करता है, जो आपके कैपिंग एंजाइम्स हैं उनको रिक्रूट करेगा। सो SP5 डज द रिक्रूटमेंट फॉर कैपिंग एंजाइम्स, जो कि आपकी बेसिकली कैपिंग करवाएंगे, राइट। उनको हम बोलते हैं कैपिंग एंजाइम्स। सो बेसिकली यहाँ पे यू कैन से जो ये जो कैपिंग एंजाइम्स हैं, ये भी अगेन जो आपके पॉलीमरेज की CTD है उसके ऊपर ही ये रिक्रूट किए जाते हैं, ओके। और यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग में होता क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्वेनाइन बेस जो है वो 5 प्राइम एंड पे यूजुअली ज्वाइन होगा। आपको पता हो तो नॉर्मल लिंकेज जो है वो आपकी यूजुअली 5 प्राइम 3 प्राइम की लिंकेज होती है, RNA के अंदर भी DNA के अंदर भी। बट यहाँ पे जो चीज़ अनयूजुअल है वो ये है कि यहाँ पे आपको 5 प्राइम 3 प्राइम जो है वो लिंकेज देखने को नहीं मिलेगी। कैपिंग के दौरान होती है आपकी 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट अनयूजुअल। कैपिंग का बेसिकली यहाँ पे आपके ऊपर एक जो mRNA है, मान लीजिए ये आपका mRNA है, राइट। और अभी इसका 3 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। सो 5 प्राइम एंड के ऊपर यहाँ पे ज्वाइन होगा आपका मिथाइल ग्वेनाइन बेसिकली, राइट। सो आपका जो मिथाइल ग्वेनाइन है दैट विल ज्वाइन दिस पार्ट, एंड यहाँ पे जो लिंकेज होगी दैट इज गोइंग टू बी योर 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज। सो सबसे पहले इसके लिए अगेन मैं एक डायग्राम का यूज़ करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका RNA है और ये आपका RNA का 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड के ऊपर आपके पास यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। सो जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है जो कि आपके 5 प्राइम एंड पे है, उसको रिमूव करेंगे, जो ये आपका लास्ट वाला होगा, राइट। द गामा फॉस्फेट, हम इसको रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 2 फॉस्फेट बचेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये आपके पास है एक GMP बेसिकली। अगेन यहाँ पे तो GTP है, बिकॉज अगेन देर आर 3 फॉस्फेट्स। बट एडिशन के बाद यहाँ पे एक्चुअली ये जो 2 फॉस्फेट हैं इनको हम रिमूव करेंगे, और यहाँ पे एडिशन होता है GMP का। सो फर्स्ट थिंग, अगर इसको हम स्टेप वाइज में इस प्रोसेस को गिनवाऊँ, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, राइट। रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से रिमूव होगा, ये होगा आपके 5 प्राइम एंड ऑफ RNA, 5 प्राइम एंड ऑफ RNA, वहां से हम इसको रिमूव करेंगे फॉस्फेट ग्रुप को। और ये आपका करता कौन है, दिस इज डन बाय एन एंजाइम नेम्ड एज RNA ट्राइफॉस्फेटेज, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एंजाइम, लेट्स मेंशन दैट ट्राइफॉस्फेटेज।
सो ये आपका एंजाइम है यहाँ पे जो इसको रिमूव करेगा बेसिकली, और आरएनए रिमूव होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ जीएमपी, एडिशन ऑफ जीएमपी। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास आएगा जीटीपी ही, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट्स हैं यहाँ पे, बट जो बीटा और गामा फॉस्फेट हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, राइट। और यहाँ पे एडिशन होगा सिर्फ जीएमपी का, सिर्फ जो इतना मॉलिक्यूल है यही ऐड होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एडिशन ऑफ जीएमपी। और अगेन यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है बेसिकली, ये जो आपका एक एंजाइम है जो इसको बेसिकली कैटलाइज कर रहा है इस प्रोसेस को, उस एंजाइम का नाम है, ये भी एक तरह का कैपिंग एंजाइम है, इसको बोलते हैं हम ग्विनाइल ट्रांसफरेज, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्विनाइल आई मतलब कि 2 बार YL है, ग्विनाइल ट्रांसफरेज, दैट इज गोइंग टू बी योर एंजाइम जो कि आपके जीएमपी को एडिशन करता है, ग्विनाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिंकेज, बेसिकली एडिशन ऑफ जीएमपी बाय 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज। अब देखिए इसको समझिए कैसे 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका जो है ये राइबोज शुगर है, राइट। और राइबोज शुगर में ये आपका जो है ये आपका यहाँ पे होता है बेसिकली आपका ये 5 प्राइम एंड है इसका, और ये इसका 5 प्राइम एंड है। तो यूजुअली अगर आप नॉर्मल लिंकेज की बात करें, जैसे ये लिंकेज है आपके पास, ये है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिंकेज, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिंकेज या 3 प्राइम टू 5 प्राइम आप जैसा भी बोलना चाहें वो होती है। बट यहाँ पे क्योंकि एक अनयूजुअल लिंकेज है 5 प्राइम टू 5 प्राइम, वो होगी, राइट। और इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपकी जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अभी जीएमपी जुड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैपिंग में मिथाइल ग्वेनाइन आपका 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज करके 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए के ऊपर ज्वाइनिंग करेगा। तो लेकिन अभी तक मिथाइल ग्रुप के बारे में अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है। सो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस है ये। पहला है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फिर है एडिशन ऑफ जीएमपी, और लास्ट स्टेप है आपका ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। सो यहाँ पे होगा आपका ट्रांसफर ऑफ मिथाइल, बेसिकली मिथाइल ग्रुप मतलब कि जो आपका CH3 ग्रुप है उसका आपको यहाँ पे ट्रांसफर देखने को मिलेगा, और ये जुड़ेगा आपके, देखिए पोजिशनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पोजीशन कहाँ पे होगी वो ये आपके जो ग्वेनाइन है इसके ऊपर जो है आपका 7 पोजीशन पे आपका जो है ये मिथाइल जुड़ेगा, राइट। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका नाइट्रोजन स्पेस ग्वेनाइन है, इसकी 7th पोजीशन पे, ये 7th कार्बन के ऊपर आप देख सकते हैं कि CH3 ग्रुप ऐड है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी है 7 मिथाइल। सो जैसे ही ये आपका मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, दैट कंप्लीट्स द बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कैपिंग। और ये अगेन यहाँ पे जब भी मिथाइल का ट्रांसफर होगा तो यूजुअली अगेन जो एंजाइम आपका यूज होता है दैट इज अ मिथाइल ट्रांसफरेज, राइट। आपको ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई ग्रुप का ट्रांसफर होता है ना तो एंजाइम यूजुअली ट्रांसफरेज होता है, और उसके स्टार्टिंग में आपको सिर्फ वो केमिकल या सब्सटेंस का नाम लिखना होता है जो ट्रांसफर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आगे आपको देखने को मिलेंगे पीछे अगर आपको याद हो तो एक HAT करके भी था, राइट। अगर आप चाहें तो मैं वापस जा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैट ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये मेंशन है ना HAT हैट, तो ये कुछ नहीं है, हैट बेसिकली मीन्स हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। सो सेम चीज़ है जैसे यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफरेज है, यहाँ पे ये है आपका हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, मतलब कि ये हिस्टोन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप का आपका ट्रांसफर करवाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी पहली आरएनए प्रोसेसिंग बेसिकली, और ये होती है आपकी यहाँ पे कैपिंग, राइट। तो यहाँ पे आपकी 5 प्राइम कैप, जिसको अगर आप नॉर्मल बुक्स में देखें तो कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये आपकी 5 प्राइम कैप हो चुकी है, और 3 प्राइम एंड पे आपको पोली ए टेल देखने को मिलेगी, राइट। सो पोली ए टेल जो है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो अब आई थिंक हम नेक्स्ट स्टेप पे ही मूव करते हैं, राइट। दैट इज गोइंग टू बी योर पॉलीएडेनाइलेशन। तो जैसे जैसे ही आपकी कैपिंग हो जाती है ना, जो आपकी हेप्टाड रिपीट हैं, जो आपकी पॉलीमरेज की CTD है उसके ऊपर जो हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स हैं उसकी पोजीशन 5 पे जो फॉस्फोराइलेशन थी उसकी वजह से कैपिंग हुई थी, अगर आपको याद हो। तो बेसिकली नहीं सॉरी सेकंड पोजीशन पे था, अगर हम वापस जाके देखते हैं एक बार, सेकंड पोजीशन पे सॉरी 5th पोजीशन पे था। 5th पोजीशन पे जब हुआ था तो बेसिकली आपकी कैपिंग हुई थी, राइट। तो अब जो है चेंज होगा, जो पोजीशन है फॉस्फोराइलेशन की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
जब आपकी हम प्रोमोटर एस्केप कर रहे थे और कैपिंग हो रही थी तो 5 प्राइम सेरीन पे था स्प्लाइसिंग, और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पॉलीएडेनाइलेशन, तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पॉलीएडेनाइलेशन। ये जब होती है तो हेप्टापेप्टाइड रिपीट के सेकंड सेरीन के ऊपर आपकी जो फॉस्फोराइलेशन है वो देखने को मिलती है। सो बेसिकली कुछ अब आइए देखते हैं ये होता कैसे है। लेट्स मूव ऑन। ओके, सो पॉलीएडेनाइलेशन, तो जैसा कि आपको नाम में ही पता लग रहा होगा कि पॉली मीन्स मैनी एंड एडेनाइलेशन बेसिकली मीन्स कि एडेनाइन बेसिस जो है आपके बहुत सारे यहाँ पे ऐड होंगे। सो पॉली एडेनाइलेशन, so poly basically means many, adenylation means addition of the adenine bases basically on the 3 prime end। ये होगी कहाँ पे? 3 prime end of RNA। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो 3 prime end अभी तक बाहर आया नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है आपकी poly adenylation, it is linked directly to termination, it is linked to termination। आप क्योंकि लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन आपका, अभी तक हम इलोंगेशन में थे, तो इलोंगेशन के जस्ट एंड में जब आप बेसिकली टर्मिनेशन के साइड पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये होती है जब आपकी हेप्टापेप्टाइड रिपीट जो है सीटीडी पे सेकंड पोजीशन पे जब आपका सेरीन 2 जो है आपका सेरीन 2 फॉस्फोराइलेशन जब होगी तब आपकी ये चीज होती है, राइट। फॉस्फोराइलेशन, सेरीन 2 फॉस्फोराइलेशन दो चीजें करवाती है मेनली, पॉलीएडेनाइलेशन और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस आती है, अगेन मैं यहाँ पे एक डायग्राम का यूज करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जो पॉलीमरेज है वो चलते हुए जा रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली में बीच में एक सिग्नल आता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं द पॉली ए सिग्नल, राइट। तो जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज मान लीजिए कि चलता हुआ आ रहा था, उसको दिखता है यहाँ पे एक पॉली ए सिग्नल, और वो इसको भी बेसिकली नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करता है। और जो पॉली ए सिग्नल है वो अब आपका डीएनए से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, वो ट्रांसक्रिप्शन होकर वो आपका आरएनए में आ जाता है, राइट। आरएनए में जैसे ये आएगा आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप आपका क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पॉली ए सिग्नल, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पॉली ए सिग्नल, राइट। सबसे पहले आपके यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन हुई पॉली ए सिग्नल की, उसके जस्ट बाद जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट होकर आपका आरएनए के अंदर आ जाएगा पॉली ए सिग्नल जो है आपका, ये जो आपका ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी पॉलीएडेनाइलेशन के लिए बेसिकली। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है कुछ चीज़ों की, दो मेन है यहाँ पे, दो एंजाइम्स बेसिकली, CPSF है एक आपके पास और दूसरा है CSTF। इन दोनों की रिक्रूटमेंट होगी बेसिकली, और इन दोनों का मैं आपको पहले सबसे पहले इनका आइए देखते हैं ये क्या क्या है, इनका नाम बेसिकली है क्या। सो जो CPSF है बेसिकली इसको बोलते हैं हम C फॉर क्लीवेज, राइट, क्लीवेज, पॉलीएडेनाइलेशन, स्पेसिफिसिटी फैक्टर। सो ये तो है आपका CPSF। जो दूसरा है आपका CSTF, इसको बोलते हैं क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। तो ये दोनों जो हैं आपके बेसिकली जैसे ही पॉली सिग्नल जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, ये आपके सीधे आरएनए के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। यूजुअली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपकी CTD पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेल है आपकी, यहाँ पे आपके ये दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही आपका पॉली ए सिग्नल आरएनए के अंदर आया, ये दोनों उसको जाके बाइंड करते हैं, राइट। और जैसे ही ये यू कैन से आरएनए के ऊपर ये बाइंड करते हैं, ये यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी योर क्लीवेज। आरएनए की यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी क्लीवेज। क्लीवेज बेसिकली मीन्स कि कट लगेगा बेसिकली। सो सबसे पहला काम, जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है आपका, जो आपका बेसिकली जो CSTF है आपका, और वो क्या करता है, वो सिंपली वो कट लगाएगा जिससे कि ये वाला सेगमेंट जो है, ये आरएनए जो है वो आपका कट के अलग हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कट के तैयार हो चुका है। सो यहाँ पे जो CSTF है वो आरएनए की क्लीवेज करेगा। सो लेट्स राइट दैट डाउन। द CSTF है दैट इज गोइंग टू डू क्लीवेज ऑफ आरएनए, राइट। कहाँ पे करेगा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पॉली ए सिग्नल के बाद, पॉली ए सिग्नल पे ये बाइंड करेगा, क्लीवेज उसके बाद होगी टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, राइट, आफ्टर पॉली ए सिग्नल।
ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आरएनए क्लीवेज करने के बाद बेसिकली ये आपका यहाँ से हट जाएगा और फिर काम आता है आपका जो क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर या सीपीएसएफ है, जो ये आप यहाँ पे दूसरा भाई आप देख रहे हैं ये है। ये क्या करता है, ये रिक्रूटमेंट कराएगा एक पॉलीमरेज की, रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम पेप, राइट। अब आप कहेंगे पेप क्या है, पेप काफ़ी सिंपल है, पेप मीन्स पोलिए पॉलीमरेज, मतलब कि एक ऐसा पॉलीमरेज जो बहुत सारे एडेनाइंस को ऐड करता चलेगा, राइट। सो अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आपका आरएनए की क्लीवेज होगी, सीएसटीएफ लीव करेगा, सीपीएसएफ रिक्रूट करेगा पेप एंजाइम को, जो कि 3' एंड पे बाइंड करेगा ऑब्वियसली, राइट। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली इट बाइंड्स टू 3' आरएनए एंड, और वहां पे उसके बाद बेसिकली अगेन ये करेगा क्या, नॉर्मल सी चीज़ है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी, तो हम यहाँ पे एटीपी डिपेंडेंट जरूर लिखेंगे, एटीपी डिपेंडेंट एडिशन ऑफ एडेनाइन बेसिकली, राइट, एडिशन ऑफ एडेनाइन। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिएगी इसको, पोली पैप है जो आपका पोली पॉलीमरेज, इसको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिएगी, ये बेसिकली आपके ऐड करता जाएगा। और अगेन जो आपके एडेनाइल ग्रुप हैं वो ऐड होते जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैप आया, इसने बाइंडिंग शुरू की और ये बहुत सारे ए जो है यहाँ पे ऐड करता हुआ जा रहा है। और जैसे ही ये आपकी पोली टेल यहाँ पे जुड़ने लग जाती है, यहाँ पे बाइंड करते हैं आपके पोली बाइंडिंग प्रोटीन्स। पोली जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इनका रोल जो है वो मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसलेशन में। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दीज गाइज आर रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे मैं इसको मेंशन जरूर करूंगा कि आफ्टर लगभग आई थिंक 200 के आसपास यहाँ पे 200 एज के आसपास जो है वो यहाँ पे जो पैप है वो आपके एडिशन करता है एडेनाइंस की बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट ऑफ पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके काम आएंगे जब हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूज्ड इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इनका काफ़ी रोल है। बेसिकली अगेन जो है जो पोली ए टेल है और आपका जो 5' कैप है, आई थिंक सबको ही पता होता है कि इनका काम क्या है। काम काफ़ी सिंपल है, देखिए कैप और पोली ए जो टेल है, इनके दो मेन फंक्शन हैं, राइट। जो कैप है अगेन सबसे पहला तो ये कि ये राइबोसोम के साथ बाइंडिंग में हेल्प करेगी जब ट्रांसलेशन हो रही होगी। दूसरा काम ये है कि ये आरएनए की प्रोटेक्शन करता है एक्सोन्यूक्लियस से, जो 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस हैं वो, ताकि यहाँ पे जो 5' टू 3' आपके एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो यूजुअली जो आपके 5' टू 3' लिंकेज है उसको वो तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन सी लिंकेज है 5' टू 5', इस वजह से जो आपके एक्सोन्यूक्लियस हैं वो इस पे कट नहीं लगा पाएंगे, तो 5' एंड को ये सेफ रखेगा और जो पोली ए टेल है वो 3' एंड को सेफ रखेगी। पोली ए टेल का एक और फंक्शन है अगेन रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, वो यही है कि ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं आपका टर्मिनेशन, एंड अगेन टर्मिनेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन दैट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो आइए देखते हैं अब जो आपका लास्ट है यहाँ पे टर्मिनेशन। सो बेसिकली टर्मिनेशन जो है वो पॉलीएडेनाइलेशन से थोड़ा सा लिंक्ड है यहाँ, क्योंकि अगर आपको अब तक ध्यान हो तो जैसे ही पोली ए सिग्नल आएगा यहाँ पे कट लग जाएगा, तो मेन आरएनए तो जा चुका है, जो आपका एक्चुअली में आरएनए था वो तो जा चुका है। अब सिर्फ ये छोटा सा जो है टुकड़ा, ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये बचेगा आरएनए पॉलीमरेज के पास। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली अगेन यहाँ पे एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, बट यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो मॉडल हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो दो मॉडल आइए जानते हैं कि 2 मॉडल्स ऑफ टर्मिनेशन। और ये अगेन आप कंपेयर कीजिए कि प्रोकैरियोट्स के केस में रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। एक को तो हम बोलते हैं टॉर्पीडो मॉडल, और दूसरा आपका काफ़ी सिंपल है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉडल। आई थिंक आप नाम से भी पहचान ही गए होंगे कि एलोस्टेरिक मॉडल जो है उसमें कैसे काम होगा, राइट। बट अगेन लेट्स टेक अ लुक एट बोथ ऑफ देम। सो एक है आपके पास एलोस्टेरिक मॉडल
और एक है आपके पास टॉर्पीडो मॉडल, राइट। सो इनके लिए अगेन मैं एक डायग्राम का यूज करूंगा यहाँ पे। ये यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, ये है आपका पहला फर्स्ट वन, द टॉर्पीडो मॉडल बेसिकली। और ये क्या कहता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगेन आप देखिए कि जैसे ही ये आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, और ये कहता है कि जो आपका जब ट्रांसक्रिप्शन की इलोंगेशन चल रही होती है उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ बेसिकली आरएनएज, राइट। आरएनएज आपको पता होगा कि ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए को डिग्रेड करेंगे, आरएनए जो है वो आके यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द RAT1, या फिर जो आपका यहाँ पे HXM2 है, अगेन RAT1 इज मोस्ट कॉमन, राइट। यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है आपको RAT1 और XMH1, सॉरी HXM2। ह्यूमन के अंदर इसका हमारे पास दूसरा है एक, ह्यूमंस के अंदर हमको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ह्यूमंस में RAT1 की जगह हमारे पास होता है XRN2, राइट। सो बेसिकली ये जो है आपके यहाँ पे ये बाइंड रहेंगे, और इनकी रिक्रूटमेंट, हालांकि जो RAT1 है इसकी रिक्रूटमेंट कोई और कराएगा, मैं सिर्फ मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, आई थिंक इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, बट RTT103 होता है एक अनदर प्रोटीन, RTT103, ये रिक्रूटमेंट करवाता है आपकी RAT1 की या HXM2 की, ओके। कहाँ पे, RNA पॉलीमरेज के ऊपर, जो CTD है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो जैसे ही यहाँ पे होता क्या है, पोली एडेनाइलेशन का ये पोली ए सिग्नल आएगा, उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे कट लगता है, क्लीवेज होगी अगेन, कट लगने के बाद अब आपके आरएनए पॉलीमरेज के पास सिर्फ इतना ही पोर्शन बचता है। तो उस केस में जो जैसे ही आपका ये वाला अनकैप्ड एंड, अगेन आप ध्यान रखिए कि इस 5 प्राइम जो एंड है इसके ऊपर ये क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कैप है, तो कैप आरएनए को प्रोटेक्टेड रखती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कट लगेगा ना, तो ये आपका अनकैप्ड एंड है, और आप कहेंगे सर फिर अभी कैपिंग क्यों नहीं हो सकती। देखिए अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिंग कब होगी, जब आपके सेरीन 5 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगी। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इलोंगेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, अब सेरीन 2 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन है, जो हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आरएनए की टेल पे, इसलिए अब यहाँ पे कैपिंग नहीं हो सकती। तो जैसे ये कट लगेगा ना, यहाँ पे ये अनकैप्ड आरएनए है 5 प्राइम एंड उसका, और जो आरएनएज हैं आपके RAT1 जो है बेसिकली अगेन इट इज एन आरएनएज। सो आरएनएज जो हैं आपके ये आपके 5 प्राइम टू RNAs, ये आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्लीवेज करेंगे एक्सोन्यूक्लियस की तरह, राइट। ये बाइंड कहाँ करेगा, ये बाइंड करेगा आपके आरएनए के 5 प्राइम एंड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगेन क्योंकि एक आरएनएज है, ये बेसिकली एक प्रोसेसिव एंजाइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इसकी क्लीवेज करेगा या बेसिकली डिग्रेड करेगा इसको। और इसकी ये प्रोसेसिव एंजाइम है, एक प्रोसेसिव एंजाइम मतलब ये काम अपना फटाफट करता है, इतना फटाफट करता है कि ये बहुत जल्दी एक्चुअली आरएनए के पास पहुंच जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ पे एक्चुअली इंटरेक्शन होती है RAT1, ये जो आपका एंजाइम है, जैसे ये इसको डिग्रेड करता हुआ यहाँ आरएनए के पास पहुंच चुका है, यहाँ पे इंटरेक्शन होती है RAT1 और पॉलीमरेज के बीच में। अगेन एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नॉन, बट माना ऐसा जाता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल हैं। वो क्या क्या हैं, पहली तो ये कि जो ये आपका एंजाइम है ना, ये आरएनए को बाहर खींच लेगा, दैट इज द फर्स्ट वन। दूसरी, ये आरएनए को अगर बाहर नहीं खींच पा रहा है तो ये इसको आगे पुश कर देता है, राइट। आगे मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन से इसको हटा देगा, इसको पुश आउट कर देगा बेसिकली। बट अगेन दोनों मैकेनिज्म में से दोनों ही लगभग सेम जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और इसी तरीके से होती है आपकी टॉर्पीडो मॉडल की टर्मिनेशन। अब दूसरा जो है वो है आपके पास एलोस्टेरिक, और एलोस्टेरिक जो मॉडल है इट इज अगेन यहाँ पे टर्मिनेशन जो है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन कन्फर्मेशनल चेंजेस, ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस। और अगेन कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या कहते हैं, काफ़ी सिंपल है, ये भी काफ़ी आसान है। जैसे ही आपका पोली ए सिग्नल ट्रांसक्राइब होके आपका आरएनए के अंदर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पोली ए सिग्नल अब आरएनए के अंदर आ चुका है, यहाँ पे कट लगेगा ऑब्वियसली, ये आपका मेन आरएनए अलग हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो छोटा आरएनए बचता है ना, अब यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि आरएनए छोटा बचा है, राइट, यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रोसेसिविटी कम हो जाती है। और जब भी किसी एंजाइम की प्रोसेसिविटी कम होती है, इसका मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाएगा, अब वो प्रोसेस को ज़्यादा एकदम से लंबा नहीं खींच सकता। तो बेसिकली अगेन अंडरगोइंग कन्फर्मेशनल चेंजेस
वो क्या करता है, वो बेसिकली इस साइट को लीव कर देगा, क्योंकि जो नॉन प्रोसेसिव एंजाइम्स होते हैं या फिर ऐसे एंजाइम जिनका प्रोसेसिव नेचर नहीं होता है, वो एक या दो चीज़ों का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे जैसे आप नए नए जो बेस पेयर्स हैं वो ऐड कर रहे हैं आरएनए के, तो प्रोसेसिव एंजाइम क्या करता है, वो एक ही बार में बहुत सारे बेसिस को ऐड करता चलेगा। जब उसकी प्रोसेसिविटी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वो एक दो को ऐड करेगा और उसके बाद साइट को छोड़ के चला जाएगा। तो अगेन जैसे यहाँ पे कट लगेगा, राइट, यहाँ पे आरएनए छोटा बच गया है अब, तो इसकी वजह से यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से जो आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी प्रोसेसिविटी को लूज करेगा। दैट विल रिजल्ट इन बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज लिविंग द साइट आफ्टर एडिंग 1 और 2 बेसिस एट मोस्ट। ओके, तो ये है आपके बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आई थिंक इस पे आगे चलने से पहले, इनफैक्ट लगभग ये खत्म हो चुका है आपका, राइट, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3। सब लोग इनको बेचारों को छोड़ देते हैं। हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 डिस्कस किया है, बट व्हाट अबाउट आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड द आरएनए पॉलीमरेज 3, राइट। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि सेम ही होते हैं। जी जी जी, सेम है बिल्कुल। आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3 और 2 इनका मैकेनिज्म इलोंगेशन में सेम रहता है, टर्मिनेशन भी लगभग वैसी रहती है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस आता है आपके इनिशिएशन में। इनिशिएशन इनकी थोड़ी सी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे इनके प्रमोटर्स में भी डिफरेंस होएगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास मैंने बेसिकली दोनों तरह के प्रमोटर्स जो हैं वो दिखाए हैं। ये पहला है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रमोटर और दूसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 का प्रमोटर, राइट। सो बेसिकली अगेन दोनों में अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, टाटा बॉक्स आपको हमेशा देखने को मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर दिख तो नहीं रहा। अरे भैया मुझे पता है दिख नहीं रहा, बट आपको ये तो दिख रहा है ना, टीपीपी। और टीपीपी मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अगर टीपीपी है इसका मतलब टीपीपी कहाँ बाइंडिंग करेगा, वो बाइंड करेगा टाटा बॉक्स पे। सो अगर टीपीपी है इसका मतलब टाटा बॉक्स भी वहाँ है। तो इन प्रमोटर्स में भी टाटा बॉक्स आपको देखने को जरूर मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आपको पता हो तो पॉलीमरेज 1 जो है वो यूजुअली आरएनए में मेंशन कर देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट आपके जो आरएनए के जीन्स हैं उनको आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 कोड करता है, और जो टीआरएनए है आपका उसके जीन्स को कोड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज जो आपका 3 है। हालांकि यहाँ पे एक ऐसा आरएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा कौन सा आरएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं करेगा, 3 करेगा। और क्वेश्चन है क्यों? अगर आप ये बता पाते हैं सो आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड। नाउ मूविंग ऑन, बेसिकली यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पोल 1 की अगर मैं बात करूँ तो पोल 1 पे यहाँ पे जो प्रमोटर है इसके अंदर एक कोर एलिमेंट है, बेसिकली ये कोर एलिमेंट है आपका जिसको कोर प्रमोटर बोल सकते हैं। ये सेम रहता है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे यूसीई, अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने यूसीई देखे थे, यूसीई और डीसीई आपको याद हो तो, राइट। यूसीई बेसिकली मीन्स अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। और जो आपका डीसी होता है वो होता है डाउनस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। आई होप कि आपको पता होगा। डीपीई होता है, वो होता है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो ये चीज़ें याद रखिए, काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे आपको यूसी देखने को मिलता है, अपस्ट्रीम कंट्रोलर एलिमेंट, और यहाँ पे बाइंड करते हैं आपके SL1, राइट। और इसी के साथ SL1 बाइंड करता है कोर प्रमोटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपीपी के साथ। ये एक इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर है बेसिकली। और जो आपका यूसी है इस पे बाइंड करता है आपका UBF, जो कि एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर है यहाँ पे। सो कुछ इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। पॉलीमरेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीमरेज 3 की थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस हैं। देखिए टीपीपी सेम रहेगा क्योंकि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, टाटा बॉक्स आपका यूजुअली यही होता है, राइट। वो होगा, वहाँ पे टीपीपी बाइंड करता है। टीपीपी के साथ यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे आपके TF3B, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 3 है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B है वो यहाँ पे बाइंड करेगा टीपीपी के साथ। ओके, और जस्ट अ सेकेंड,
लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ओके, सो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, बॉक्स ए बी, बॉक्स ए बॉक्स बी, राइट। बट यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे कभी कभी बॉक्स सी भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इज योर बॉक्स सी, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। जो आपके बॉक्स ए और बॉक्स बी हैं, इनके ऊपर बाइंडिंग करेगा आपका TF3C, राइट। और कभी कभी TF3A भी बाइंड करता है। ओके, जब आप बेसिकली आई थिंक वो जो एक स्पेशल RR ने बताया था ना मैंने, जब उसके जीन को आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होंगे, वहाँ पे TF3A आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो 5SR, सॉरी मैंने बता ही दिया एक्चुअली, जो 5SRRNA जीन की कोडिंग के लिए यहाँ पे आएगा, राइट। TBP यहाँ पे एसेंशियल है, अगेन इस चीज़ को मत भूलिएगा। TBP और TF3B कॉम्प्लेक्स ये एसेंशियल है, यहाँ पे देखने को आपको हमेशा मिलेगा। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बार मैं इसको पूरा रिवाइंड कर देता हूँ, राइट। आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि RNA प्रोसेसिंग क्या होती है। और RNA प्रोसेसिंग में बेसिकली हम स्प्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्प्लाइसिंग हम देखेंगे कि स्प्लाइसिंग होती कैसे है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन से यहाँ पे प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, स्प्लाइसोसोम क्या है, और इंट्रोन एक्सोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोन्स भी होते हैं हमारे पास। स्प्लाइसिंग के भी 3 अलग अलग तरीके हैं वो, राइट। स्प्लाइसिंग साइट्स होंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। और आई थिंक वही यही सब है इसमें का, और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपने अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का नाम सुना होगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने वाले हैं, राइट। तो ये सब आपके यहाँ पे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये सब होता है। एक्सोन शफलिंग फॉर एग्जांपल, वो भी यहाँ पे होगी। और फिर हम डिस्कस करेंगे RNA एडिटिंग, या फिर जो कि एक अलग तरह की RNA प्रोसेसिंग है। RNA प्रोसेसिंग बेसिकली आपकी 4 तरह की होती है, राइट। फॉर एग्जांपल कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन हम कर चुके हैं। इसके बाद स्प्लाइसिंग, और जो आपका एक और है जिसको हम बोलते हैं क्या, RNA एडिटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.